अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। कल हम लोगों ने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा, ब्रैग्स लॉ पढ़ा। आज का टॉपिक रहेगा रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो से क्वेश्चन पूछता है। मैं बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ। उनमें से कुछ लोग सॉलिड स्टेट ऐसा उड़ा रहे हैं जैसा कि मतलब क्या बताएं हम। जैसे अभी आंधी में, कुछ दिन में आंधी में जो उड़ रहा था इधर उधर, वैसे ही चैप्टर को उड़ा रहे हैं। वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। प्रत्यक्ष जो होता है ना, जो सही होता है उसको आप छुपा नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी एग्जाम होगा, जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ है, लॉकडाउन अगर खत्म हुआ तो एग्जाम होगा ही नीट का और जेई मेंस का, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में खाली अमॉर्फस क्रिस्टलाइन थोड़े ना खेलना है यार। ठीक है। अब जैसे सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिससे, मेरे कहने का मतलब है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से नहीं पूछेगा, ये तय करने वाला हम नहीं हो सकते हैं। अब हम सिलेक्टिव अप्रोच करके थोड़े ना पढ़ाएंगे, इससे नहीं पूछता है, उससे पूछता है, इससे पूछता है, तो गेस्ट क्वेश्चन थोड़े लेना है यार, है ना। ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तो वैसे खेलोगा तो मालूम होगा कि प्रणाम प्रणाम, अगर 100 पढ़ने का एक किताब है तो उसमें 2 ही पढ़ना पढ़ना रह जाएगा। ये बेकार वाला बात है। सिलेबस के दायरे में आपका जो सिलेबस है NCERT 11-12 का जो सिलेबस है, ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन NCERT के सिलेबस से रहता है। अब उसमें किसी किसी टॉपिक से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोरेशन मांगता है, तो टीचर के पास आप उसी को पढ़ने के लिए जाते हैं, वरना किताब तो आपके पास यही है, डेली पढ़िए, क्या जरूरत है ओटा कोटा सोटा खेलने के लिए। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपके सिलेबस के दायरे से ही रहता है, और टीचर सिलेक्टिव नहीं हो सकता। टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जो लोग बोलते हैं उनका अपना ओपिनियन, आई रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन विथ ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट टू दोस ब्रदर्स, है ना, वो बिलोंग टू सेम फ्रेटर्निटी। मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस आपका जो है वो टीचर का काम है पढ़ाना। क्या पूछेगा नहीं पूछेगा क्वेश्चन हम छाप रहे हैं थोड़े ना। ठीक है ना। ये बोल देना कि ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, तो ऐसे में पूरे किताब में एक ही सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बेकार वाला बात है। आपका सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, कंसेप्चुअली तरीके से पूरा आपके भेजा में घुसा हुआ होना चाहिए। कहीं से कोई अगर पूछता है तो आपको बता देना। ये आप कैसे तय करेंगे कि नहीं पूछेगा? एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट करता है वो क्या है? हाजीपुर से थोड़े ना आया कि अलीबाग से आया, वो तो लगा ही हुआ है। आपको कितना बार समझाएं कि इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, हेलो हेलो, इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आर बीइंग सेट फॉर योर रिजेक्शन, नॉट फॉर योर सिलेक्शन। जो आप कहिएगा कि नहीं पूछेगा तो वही पूछ देगा। इसलिए आपको अपने सिलेबस के दायरे में आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, राइट फ्रॉम टिप टू द टो, आपको 100% तैयार रहना है। क्लियर है? ये नहीं कि ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, तो वो टेलर जैसे कपड़ा उड़ाता है उसे सिलेबस उड़ाना है। ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, फालतू वाला बात। कल भाई मैंने एक वीडियो में देख रहा था, उसमें उन्होंने पहले ही कह दिया कि सॉलिड स्टेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। गजब है यार, तो सिलेबस में अचार डालने के लिए दिया क्या? बेकार वाला बात। जो इंजीनियरिंग करेगा वो घंटा इंजीनियरिंग करेगा जब तक सॉलिड स्टेट का नॉलेज नहीं होगा, है। और कुछ हमारे फिजिक्स के भाई लोग हैं, उनका कहना यह है कि सर आप सॉलिड स्टेट जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अबे गधों, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही पढ़ना है, तुम नहीं पढ़ाते हो तो हम क्या करें? ठीक है ना। ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्शन करा रहे हो तो कहाँ इलेक्ट्रोलिसिस से कराओगे? कहा अरे फराडे को फॉलो करोगे कि ओमे ओम चिल्लाओगे? तो ओम जब चिल्लाओगे तो कंडक्शन कहाँ से होगा? सॉलिड कंडक्टर से ना। फिर बात खत्म। तो कैसे नहीं पढ़ेगा? प्रणाम। तो ये बेकार वाला बात है मेरे हिसाब से। हमको जो लगता है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से हमको जो लगता है उस हिसाब से, मतलब एक कहा पूछेगा ना पूछेगा भैया तेल बेचने यार, ऐसे कहीं कोई पढ़ता है? कोई एडमिशन लेगा, तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो पहले क्या करेगा कि देखिए सिलेबस है आपका, ये हम लोग नहीं पूछते हैं, वो हम लोग नहीं पूछते हैं, नीचे मेरे को बीड़ी का फोटो बना हुआ उसी से पूछते हैं। क्या यार फालतू वाला बात। गजब है, मैंने गजब गजब सब निकालता है, एक से एक बम बीड़ी बम पटकता है मुर्गा। अच्छा, ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, ऐसी है लड़का जो सवाल पूछता है तो ऐसे बोल देता है कि जान के क्या करोगे, वो जान के क्या करोगे,
है ऑफिस में आके पूछना, क्लास में मत पूछना, हम बेइज्जत हो जाएंगे, फालतू का बात। तेल पिलावन पहली सोचता है ऐसा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अरे भाई, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, हम उन तमाम लोगों को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटली एप्लीकेशन है फिजिक्स का। तो अगर कोई फिजिक्स वाले बुरा मान जाते हैं कि भाई लगता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा उनको कहना है कि हमारे खर्चे पे एक आप टैबलेट ले लीजिए तो दिमाग हो जाएगा सही। मेरे कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स साइंस का बाप है। हम मैथ नहीं पढ़ाते, हम मैथ के टीचर नहीं है, लेकिन हम एलानिया डंके के चोट पे बोलते हैं, एकदम डंके के चोट पे। कोई को दिक्कत हो आओ हमसे बहस करा लो, खाटिया खड़ा कर देंगे हम। नो मैथ नो फिजिक्स। मैथ का परपोता है, मैथ के यहाँ भीख मांगता है फिजिक्स। तो पिताजी थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको। अगर ऐसा नहीं होता तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काहे चलता है 2 महीना शुरू में? मैथमेटिकल टूल चल रहा है। मैं कितने हमारे दोस्त हैं फिजिक्स के टीचर जिनको जानता हूं जो मैथमेटिकल टूल्स पे किताब लिख दिए हैं। सब्जेक्ट वो हैंडल करते हैं फिजिक्स, अब किताब लिखे हैं मैथमेटिकल टूल पे, तब फिजिक्स में काहे नहीं लिखे भाई? ये क्या है? क्या मतलब है? ये डिगमा है, डॉगमा, गजब है, ये हिपोक्रेसी है। हाउ हिपोक्रेटिक। अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, नो मैथ नो फिजिक्स। अगर कोई बच्चा बगैर मैथमेटिकल अप्रोच के फिजिक्स पढ़े, मेरा मानना है कि अगर कोई बायोलॉजी का भी स्टूडेंट है तो उसको मैथ भी पढ़ना चाहिए, तभी उसका कंपटीशन निकलेगा। है ना? तो ऐसे हर साल की भांति इस साल भी फॉर्म भरते रहो, भरते रहो। मास्टर साहब का होगा नहीं तो तुम्हारा घंटा होगा। मैथमेटिकल अप्रोच से फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो आपका कंपटीशन, आपको फिजिक्स समझ में आएगा। और हकीकत है ये, मैं एक बात एकदम वाज़ेह तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूं, तमाम बच्चों, तमाम स्टूडेंट पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, चूंकि गल्फ में भी बहुत सारा अभी इधर मैंने लॉकडाउन के चलते कुछ माल पानी कमाने के फेर में गल्फों में बहुत सारा स्टूडेंट, मेरा क्लासरूम, मेरा ऑनलाइन जो क्लास जा रहा है बोरिंग रोड वाला, वो वहां भी जाता है, ठीक है। $1 में आता है, रुपया में नहीं। कितना आता है? $1, 70 रुपया $1। कहने का मतलब है कि अगर मैथ का एप्लीकेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम ये साबित कर देंगे। और अगर तमाम फिजिक्स वाले भाई लोग अंदर में जानते हैं कि बिना मैथ के हम लोग पढ़ाई नहीं पाएंगे, यही तो कारण है कि सब न्यूमेरिकल खेल रहा है, थ्योरी लापता है। यहाँ तो मैथ में भी थ्योरी होता है, यहाँ तो फिजिक्स में डेली 4 न्यूमेरिकल बन रहा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। मुंह खोलेंगे तो खटिया खड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसके साथ क्या हो रहा है? केमिस्ट्री वाले टीचर कहते हैं कि हम क्यों पढ़ाए? अरे भाई, स्टूडेंट 11th-12th में रहता है, उसको लगता है कि मास्टर साहब जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो 11th-12th में टीचर बोल दिया मत पढ़ो, खाली क्या करोगे? खाली एगो काम करो, बोर्ड का पूरा लंबाई चौड़ाई नाप लो, उसी तरह सब कुछ हो जाएगा। अब जब लड़का दिया एग्जाम, अच्छा लड़कों को तो दिया है डरा सब कह रहा है कि नहीं पहले 12th देंगे। बाप रे, भयानक भारी है 12th, गजब है। 12th इतनी सी है और उसी के चारों तरफ एक और सर्किल बना लो, है ना, तो कंपटीशन हो गया। तो 12th हम जब पढ़ेंगे तो 11th-12th के सिलेबस से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, वो थोड़ा ना एमएससी से पूछ रहा है। तो हम 11th-12th फाउंडेशन में इतना जबरदस्त क्यों नहीं पढ़ लें कि मेरा कंपटीशन भी निकल जाए? ये क्या मामला? हर साल की भांति फॉर्म भी भरते रहो जाए। 9वां में तुम पढ़ा, अरे 9th क्लास में तुम फाउंडेशन टारगेट पढ़ा, एक साल फाउंडेशन फिर एक साल टारगेट। 10वां में पढ़ा फाउंडेशन टारगेट। तो इंटर में कहा रे 11th-12th हम पढ़ेंगे फाउंडेशन, अभी खाली 12th के लिए, और उसके बाद फिर अलग से आते हैं सर ताकि दोबारा लूट लीजिएगा टारगेट में। ये क्या है? फाउंडेशन में जिसमें पढ़ाना है तो उसमें कैंची चल रहा है, जैसे टेलर लोग कपड़ा उड़ाता है, जिन्हें ये मत पढ़ो, ये पढ़ के क्या करोगे? देखो 3 आदमी मर गया है पीछे खेतवा में सोया हुआ है, कम पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। तो फाउंडेशन में कम पढ़ोगे और टारगेट में खाली न्यूमेरिकल खेलोगे, और टारगेट में सवाल पूछने जाओगे तो टीचर कहेगा की जान के क्या करोगे? फाउंडेशन में नहीं पढ़े हो तो आपका क्रैश पढ़ोगे, तो करियर में क्रैश हो जाएगा। बात को समझो, तुमको अपने सिलेबस के दायरे में हर वो चीज जानना चाहिए। तुम उसके उत्तराधिकारी हो, तुम उसके अधिकारी हो, और वो भी कंठस्थ सवाल जवाब के साथ। क्लियर है? 9वां में किसी को देखे हो
फाउंडेशन टारगेट अकरेंस करते हुए 11th 12th में क्या हो जाता है, हटिया खड़ा हो जाता है क्या? हम पढ़ेंगे जो भी कंटस्ट ना पढ़ेंगे है? ये मामला है, इसको समझो। और हमको बुरा इसलिए लगता है कि मतलब टीचर फ्रेटर्निटी के लोग होकर के अगर ऐसा बोलते हैं कि सर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो लगता है कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट ना है जी। अरे भाई कोई भी साइंस के टीचर होंगे 11th 12th के, हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं सब एक चीज भली बात, अगर कोई हमारे दोस्त मैथ पढ़ाते हैं तो क्या उनको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है? अगर कोई दोस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं तो क्या उनको मैथ और केमिस्ट्री नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा। और मेरा मानना है कि कोई भी टीचर फिजिक्स बढ़िया पढ़ा ही नहीं सकता अगर उसको मैथ की जानकारी नहीं है। मैथ नहीं है तो फिर वही बोलेगा जैसे कुछ बेशरम लोग बोलता है MTR, मार लो टोटल रट्टा। तो उसका तो टीचर वो बेशरम है, छात्र तो बेशरम है कि रटने के लिए साइंस में खोज रहा है। साइंस में रटना साइंस में रटने के लिए कहां जगह है? साइंस में रटने के लिए तुम न्यूटन का 3 लॉ पढ़ा रहे, तुमको कोई मारेगा तो अगेंस्ट के मारेगा, तो इसमें रीजन ना है। साइंस में नो रीजन, बगैर रीजन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे कोई माने बच्चों पैदा होता है तो उसका भी रीजन है, दैट इज साइंस। अभी कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते सब लोग घर में हम लोग दुखे हुए हैं, वो भी साइंस है। साइंस तो लाइफ के कदम कदम पर है, हर साइंस में रीजन छुपा हुआ है। जब तक वो रीजन नहीं जानेंगे तो कंसेप्ट का घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यू आर गोइंग नोवेयर। क्या कारण है भाई? बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है मतलब बुजुर्गियत हासिल कर रहा है, 5 साल 6 साल लगा हुआ है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट घटा दे रहा है सरकार, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ करके कह रहा है कि नहीं हमको बुढ़ापा तक एग्जाम देने दीजिए। क्या है बे? बढ़िया से मेहनत करता है, एक बार फाउंडेशन जम करके पढ़ लेगा तो तुम एक बार में नहीं निकलेगा, तुम्हारा किस्मत खराब होगा, दूसरा बार में निकलेगा, तीसरा बार में निकलेगा। यही क्या है भाई? 10 बार, 9वां में 10 बार दिया है एग्जाम, 10वां में दिया है, तो कंपटीशन में क्या हो जाता है जी? तो हम एक बार समझ के पढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाई हम ये बात बार बार बोलते हैं कि जब तक हमको अच्छी जानकारी मैथमेटिक्स की नहीं होगी, अगर बढ़िया से हम मैथ नहीं पढ़ेंगे तो ना हमको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा, ना ही फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आएगा, और केमिस्ट्री एज ए होल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए अगर मैथमेटिकल अप्रोच से हम पढ़ लेंगे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को कहां पे हो रहा है? फिजिक्स में। सबसे बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम कहां हो रहा है? फिजिक्स में। सबका प्रॉब्लम यही है, यहां से लेके कोटा तक सबको हम देख के अध्ययन करके बैठे हैं, सब यही बोलता है बायोलॉजी में 360 में 348, ठीक है ना? सबका प्रॉब्लम यही है। तो उसका कारण है कि मैथमेटिकल अप्रोच से पढ़िए। अगर मैथमेटिकल अप्रोच आप लगाएंगे, आप खाना भी बनाते हैं उसमें भी मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है ना? कितना सब्जी में कितना मसाला पड़ेगा वो भी मैथमेटिकल अप्रोच है, क्लियर? बाथरूम जो सुबह सुबह जाते हैं ना, वो भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, क्लियर? रुक रुक समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल अप्रोच से अगर हम पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स नहीं होता तो घंटा नहीं, ना क्वांटम मैकेनिक्स आता, ना वेव मैकेनिक्स आता, ना कॉस्मोस मैकेनिक्स आता, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स हमको पढ़ाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो क्या करें? आई एम नो ऑप्शन, क्लियर है? तो इसलिए कंसेप्ट लेने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा ना, नहीं जाना पड़ेगा, क्लियर है? तो मैथमेटिक्स है शोरूम का मालिक, अब फिजिक्स है उसका मैनेजर, अब फिजिकल केमिस्ट्री है बेचारा बड़ा बाबू जो रसीद काट रहा है। तो रसीदवा काटे वाले से कुछ पूछोगे तो मैनेजर बाबू से पूछेगा, हम मैनेजर बाबू से कुछ पूछोगे तो दुकान के मालिक से पूछेगा कि माल गोदाम में है कि नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? दिमाग का इलाज कराओ। चलिए तो आते हैं टॉपिक पर। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा काम था समझाना। मैथमेटिकल अप्रोच इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भी पढ़े हैं यार, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट हम लोग कहीं से आसमान से कूद गए हैं। तो मेरा कहना है कि मैथमेटिकल अप्रोच से पढ़ेंगे ना तो बहुत फायदा होगा, सब लोगों को हम बोलते हैं, ठीक है ना? और अगर हमको कोई चीज नहीं आती है, जैसे दिक्कत क्या है कि कुछ मेरे फ्रेटर्निटी के भाई लोगों में बच्चा अगर कोई सवाल पूछा और उस वक्त उनको नहीं आ रहा है, ह्यूमन ब्रेन है, अरे हम भी इंसान है ना, है कोई जरूरी है कि हर चीज हमको यादें रहे? तो बच्चा अगर नहीं पूछा, मतलब मान लीजिए टीचर को उस वक्त नहीं आ रहा है तो टीचर उसको उलट पुलट जवाब देता है जो गलत है। टीचर को ईमानदारी से कहना चाहिए देखो यार अभी हमको दिमाग में नहीं आ रहा, हम तुमको देख के बता देंगे। बात समझ में आया? जब तक तमाम टीचर के मुंह से तो हमें ही सुना, सब बच्चा के गार्जियन को फोन कर करके बोला कि बच्चा को मोबाइल मत दीजिएगा, बड़ा खतरनाक है, मोबाइल ले लेगा, इंटरनेट ले लेगा, 3G 4G खेलेगा, गूगल पे जाएगा, विकिपीडिया पे जाएगा तो हमारा खटिया कर देगा खड़ा, क्लास में सवाल पूछ देगा विकिपीडिया से तो हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा। आप ही सारे टीचर हमारे भाई लोग इस मोबाइल की अहमियत को इसरार करेंगे, एग्री करेंगे कि पहले हम गलत थे? आज बिना मोबाइल के बिना इंटरनेट के ऑनलाइन क्लास कहां से लीजिएगा? आसमानवा से कूद के,
बात को समझिए, ठीक है? जो सही है वो सही है, बदलता नहीं है कभी कुछ, ठीक है? बच्चों के, स्टूडेंट्स के ब्रेन के मसल्स के लिए तो डेवलप, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाउ कैन यू इग्नोर दैट? हमने पहला दिन से 2009 से, जब से हम टीचिंग अरीना के पार्ट एंड पार्सल है, तब से हम पहला दिन से बोल रहे हैं कि पेरेंटल कंट्रोल के साथ इंटरनेट जरूरी है। पेरेंटल कंट्रोल के साथ इंटरनेट जरूरी है। हम तो 2009 2010 से सभी विकिपीडिया खुलवा रहे हैं क्लासरूम में। सीखेगा कैसे? उसको रोकेंगे क्यों हम? बहुत जरूरी है। आप और हम मतलब इंटरनेट का फायदा लेंगे, एक से एक चीज डाउनलोड करके लड़का के मुंह पे चिपकाएंगे। स्टूडेंट को हम क्यों डांटेंगे जी मत करो मत करो? करो, सब करो यार। हम लोग अपने उम्र में किया, तुम भी करो। विकास कैसे होगा? विकास के लिए तो जरूरी है। बिना गलती किए हुए कोई सीखा कहाँ है? आइंस्टीन गलती नहीं करता तो इतना बड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देता। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? क्लियर है? बोलने के लिए चाहे तो 5 घंटा तक इसी में बोल रहे हम, खटिया खड़ा नहीं, खटिया गायब कर दे, लेकिन जितना जरूरी है उतने बोल के हम निकलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पर आते। कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक मर्तबा पूरी तैयार, और कंपटीशन का दरवाजा याद रखना, इसको एकदम रामबाण बना। बहुत सारे बच्चों का हम प्रॉब्लम जानते हैं। बच्चा बोलता है कि सर हमको समझे में ना रहा, क्या करें, कैसे पढ़े, क्या पढ़े? अबे कैसे क्या पढ़े? किताब बिछा के सोना थोड़े ना है। जो चीज तुमको समझ में आएगा वो तुमको याद रहेगा, जो समझ में नहीं आएगा वो याद नहीं रहेगा। रटना उठना कुछ नहीं, साइंस में नहीं रटना। अब बाकी मेरे भाई लोग जो इतिहास पढ़ाते हैं या हिस्ट्री या सिविक साइंस या सोशल साइंस पढ़ाते हैं, उसमें हमको नहीं जाना, उसका हमको आइडिया नहीं है। ठीक है? ज्योग्राफी मेरे माथा में खुद ही नहीं घुसता था जब हम 10th में था। वो पहाड़, नदी और गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, मेरा आउट हो जाता था। तो कहने का मतलब जो चीज आपको समझ में आएगा ना। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बोलो, तमाम लोग बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको हाईकोर्ट से ऑर्डर आया था कि तुमको बायोलॉजी लेना है, या इंटर में जो मैथमेटिक्स लिए हैं उनको हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि तुमको मैथ लेना है? नहीं ना, अपने चॉइस से लिए हो ना, अपने पसंद से। यानी बायोलॉजी या मैथ से जो लव मैरिज किए हो अपने पसंद से ना, अपने चुने हो। अपने चुन के माँ बाप को बोले थे पापा मम्मी आई लव बायोलॉजी, आई लव मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छा लगता है, तुमको समझ में आता है, तुम्हारे भेजा में घुसता है। तो जो चीज तुम्हारे भेजा में घुसेगा वो तुमको अच्छा लगेगा, याद भी रहेगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। और जो चीज समझ में नहीं आएगा उससे तुम भागोगे। अब किस सब्जेक्ट से भागते हो वो हम बताएं? सबका प्रॉब्लम तो एक है। तो उस प्रॉब्लम का इलाज है मैथमेटिकल अप्रोच। एलानिया मैं बोलता हूं कि जो तमाम, अगर माँ बाप कोई गार्जियन भी सुन रहा है तो वह स्पष्ट सुन लें, अगर बायोलॉजी भी सब्जेक्ट लिया है तो मैथमेटिक्स उसको पढ़वाइए। मैथमेटिक्स अगर 2 महीना में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं होना है। क्लियर है? तो 2 महीना जो आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे मेरे भाई लोग होमवर्क भी दे रहे हैं यूट्यूब पर होमवर्क भी दे रहे हैं कि बच्चों कल हमने डीएस खेला था, डिवाइड खेलते हैं, उससे यू आर गोइंग नो वेयर। मेरे हिसाब से हम अपने ओपिनियन के लिए लायबल है, बाकी काम टीका नहीं लिया है ना। अब किसको क्या लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो हमसे पढ़ता है, जो हमको जानता है, उसको बहुत अच्छे से मालूम है। उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। जो हकीकत है, जो सही है, जो स्टूडेंट को फायदा पहुंचाएगा, वो बात हम डंके के चोट पे बोलते हैं, ठीक है? और जो सही है वही ना बोलेंगे। क्या के लिए हम गलत मशवरा देंगे? नाचना जाने तो आंगन में टेढ़ा थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई, नाचे ना जानिएगा तो आंगनवा कहाँ से टेढ़ा हो? आंगनवा टेढ़ा है? आप अपने नाचना तो जो स्किल है उसको तो डेवलप कीजिए। आप क्यों नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि स्किल की मेरे अंदर कमी है? स्किल के अंदर मेरे कमी है तो आप अपने अगल बगल वाले का जिसका स्किल आपसे बेहतर है उसको आप बेवजह दबाने की कोशिश करते हैं। अरे बाप, इसका स्किल ज्यादा है तो हम तो गड़बड़ा जाएंगे, हम तो छोटा रिचार्ज हो जाएंगे, तो उससे थोड़े ना कुछ होगा। टैलेंट को आप दबा नहीं सकते हैं। क्लियर है? गर्दन नहीं टिप सकते हैं टैलेंट का। वो एक ना एक दिन सामने आएगा, एक ना एक दिन सामने आएगा। इसको भेजवा में कहा, भेजवा में घुसा लीजिए, ठीक है? तो मैथमेटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। जो बात था दिल में तो निकल गया। और हमको जो जानता है या हमसे जो पढ़ता है, हमारा चेला, वो जानता है कि दिल की आवाज को हम कभी नहीं दबाते, चूंकि दिल की आवाज नक्कारे खुदा होती है। दिल में जो पहली आवाज पैदा होती है वो खुदा का नक्कारा, भगवान की आवाज होती है। और दोबारा जो आवाज आती है वो शैतान की आती है, ठीक है? तो मेरा वीडियो जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं, वो उनको भी पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और वाजिब बोल रहे हैं, और जरूरी बोल रहे हैं। तो उनको भी पहली आवाज दिल में लगेगी कि बतवा ठीक है बोल रहा है, लेकिन दूसरी आवाज तुरंत आएगी, क्या गड़बड़ आ जाएगा, ऐसा तो है ना। तो शैतान की आवाज है। पूजा पाठ कीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीर लोक उजागर बजाइए, भजन सुनिए, ठीक है?
और उसके बाद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़िए। उससे आपको रिलीफ पहुंचेगा, आत्मा को शांति मिलेगा। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। बात था दिल में, इसलिए बोल दिए, क्योंकि हमको अगर मैंने ये बात जो है, एक छोटा भाई है उसने पूछा था, तो मैं उसको नहीं कुछ बोल रहा हूं, मैं तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन मैंने हमको बोलते हैं कि सर आप जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग की फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं। तो हम ये बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टीचर बगैर फिजिक्स से जानकारी के ये फिजिकल केमिस्ट्री को छुएगा तो करंट मारेगा, करंट वो भी 440 वोल्ट का, कहीं 11,000 मार देगा सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर नहीं ना है, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक, इस पर रिसर्च कराने से खाली नहीं ना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये भी ना है चैप्टर। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस ना है। तुम्हारे घर में जितना सामान रखा हुआ है कोई बेकार नहीं ना, सबका इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, बात समझ में आया? तो वैसे ही तुम्हारे तमाम चैप्टर्स का अपना इंपॉर्टेंस है। और ये एज ए टीचर अगर हम बोल दें कि नहीं इससे नहीं पूछेगा, तो हम क्राइम कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे दुश्मन है हम। ठीक है, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। अगर हम तुमको ये कह दें कि नहीं इस चैप्टर से नहीं पूछेगा, गलत, गलत, जो गलत है वो गलत है। तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, उन तमाम चैप्टर्स को तुमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कंठस्थ पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, बिना सिलेबस उड़ाए हुए पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जो भी तुम्हारा सिलेबस का दायरा है। क्लियर है? अब किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से नहीं पूछेगा, ये हम बार बार रिपीटेडली बोलते हैं कि इन द एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस आर बीइंग सेट फॉर योर रिजेक्शन, नॉट फॉर योर सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता है, वो आपके रिजेक्शन के लिए पूछता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए थ्रेट पोस्ट करता है और बार बार कहता है कि अगर आपके अंदर दम है तो आप बनाइए, न तो नहीं चलेगा काम। तो आपको तो बनाना पड़ेगा, तो बनाइएगा कैसे? कंसेप्ट है ना, और कंसेप्ट में यही सिस्टम है। क्लियर है? यही सिस्टम है। क्योंकि बहुत दुख होता है, दुख इसलिए होता है कि माँ बाप बहुत सारे, हर बच्चा अपने कंधे पर एक्सपेक्टेशन ढो रहा है माँ बाप का। अब होता क्या है कि 11th-12th में अगर उसको अच्छे से समझ में नहीं आया तो भाग जाता है, यानी बाप तो बड़ा दिक्कत है, हमसे नहीं होगा, बाप रे बाप बड़ी भारी है, भाग जाते हैं कहीं और कोई आसान कंपटीशन में। और ये बात एकदम तमाम स्टूडेंट और गार्जियन कान खोल के सुन लें कि मैट्रिकुलेशन करने के बाद अगर सबसे आसान कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो उसका नाम है नीट या IIT मेंस। जेईई एडवांस का मामला अलग है, उतना कोई पढ़ने चाह रहा है। ठीक है, चूंकि बड़े बुजुर्गों का कहा हुआ है कि वो पत्थर कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती जिसको छेड़ी हथौड़े की मार से चोट लगती हो, और वो खेत कभी उपजाऊ नहीं हो सकता जिसको हल चलाने से तकलीफ हो। तो हम जो जितनी बात आज बता रहे हैं ना, वो उसी तरह का है, उसी टाइप सॉर्ट ऑफ। क्योंकि जब तक आप नहीं समझ में आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। हम लोगों को भी बचपन में कहा जाता था, हम लोगों के पेरेंट्स भी बोलते थे कि कौन सा सब्जेक्ट तुमको इंटरेस्ट पैदा करता है उसी को सिलेक्ट करो, उसी को चुनो, जिस अरीना में तुम जाना चाहते हो। 11th-12th में मैथ अगर किसी ने चुना तो उसका अपना है। हालांकि 1-8% फेल भी दिया जाता है ना, 1-8% मैंने गार्जियन की तरफ से भी मैंने फेल देना मतलब कहा जाता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि लड़का पैदा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की डॉक्टर बनेगी, ये एक है। तो खैर उसके बावजूद भी जिसको इंटरेस्ट लगता है तो अपने पसंद से, अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करता है टॉपिक को या चैप्टर को या सब्जेक्ट को। अब उस सब्जेक्ट को जो है, अब जैसे हमने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, लेकिन हमको इंटरेस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट में है। हम धार्मिक पुस्तक भी पढ़ते हैं, हम बीइंग अ मुस्लिम, मेरा नाम एहसान है, हम मुसलमान हैं, उसके बाद भी हम गीता भी पढ़े, रामायण भी पढ़े। मेरे एक बड़े भाई है रहमान सर, बहुत नामी टीचर है पटना के इतिहास के। हम उनसे जब भी मिलते हैं, उन्होंने ऋग्वेद पर रिसर्च किया, तो हम हमेशा उनसे पूछते रहते हैं वेदास के बारे में। मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़कर तुम लोग के लिए एक तरफ हो गया है। उसका कारण है कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट मैटर से आपको लगाव कभी हो ही नहीं सकता। और तीनों सब्जेक्ट इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से मिलता जुलता।
जिसको बायोलॉजी अच्छा लगता है उसको ऑर्गेनिक मजा आता है। हालांकि ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन मैकेनिज्म को छोड़कर रिएक्शन मैकेनिज्म जो है और एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो काफी कंसेप्चुअल है। इनऑर्गेनिक के साथ तो पहले ही कह दिया गया है कि इसको डेली मैंने सामने कैलेंडर के साथ टांग दो, डेली रटो, वो भी गलत है। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट कंसेप्चुअल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेव फंक्शन बहुत कंसेप्चुअल है, हर चीज में कंसेप्ट है। और फिजिकल केमिस्ट्री तो एप्लीकेशन ही है फिजिक्स का, ठीक है। हमने जब पढ़ाना शुरू किया था ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के चुना था, ठीक है। और यहाँ 2009 में जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया ना, पढ़ उड़ करके कहीं नौकरी करना, कोई दुबई में कहीं, वो भी बोलता है कि 3rd ईयर में काम आया था सर, एक तो बायोटेक्नोलॉजी में लड़की है, वो फाइनल ईयर में बोली कि आप जो पढ़ाए वो यहाँ काम आ रहा है। तो हम कोई बड़प्पन वाला बात नहीं बोल रहे हैं, ना ही कोई बहुत बड़ा हम रॉकेट साइंस पढ़ाते हैं। सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि 11th 12th में अगर एक लाइन, अगर मान लीजिए पढ़ेंगे हम, तो थोड़ा काबिलियत भी हासिल करेंगे। मान लीजिए हम शुरुआत में एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, अब थोड़ा सा क्या 5 मिनट तो लगता है प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताने में, जब मैंने फाउंडेशन में पहला लेक्चर होता है 5 मिनट, 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। प्लाज्मा स्टेट अगर हम बता रहे हैं और उसमें एक सेंटेंस अगर हम बोल दिए कि मैग्नेटिक साइक्लोन आएगा अगर कभी तो प्लाज्मा स्टेट के चलते ही आएगा, तो इस सुन करके इसका लकवा मार देगा किसी को, क्या है, इसी एक लाइन पर हो जाता है हम पर हमला कि सर जो है कॉस्मोलॉजी में चले जाते हैं। अबे हम कॉस्मोलॉजी में नहीं जाते हैं, हम भूतोलॉजी में जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो जरूरी है उससे क्या हुआ कि आपको नॉलेज भी मिल गया और आप में इस गजब का अवेयरनेस आया, आप अवेयर हो गए। और अवेयरनेस से बचपन से पढ़े हो गए, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ठीक है। अभी अलीगढ़ से एक बच्चा, हमारा दूर का रिश्तेदार, बाई रोड कार रिजर्व करके इनोवा अलीगढ़ से गया भागलपुर, रास्ते में हमको फोन करता रहा कि सर हमको 21 दिन क्वारंटीन नहीं ना कर देगा किसी प्रखंड में, मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। हमने उसको कहा कि बिहार सरकार का ऑर्डर है कि स्टूडेंट में उसकी जो है मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, उसका टेम्परेचर लेके स्क्रीनिंग करके, थर्मल स्क्रीनिंग करके, अगर उसमें कोई लक्षण नहीं है तो उसका पता उता नोट करके उसको होम क्वारंटीन में भेजेगा, यानी घर में ही क्वारंटीन रहेगा। हमने उसको बाकायदा बिहार सरकार का ऑर्डर चिपका दिया, व्हाट्सएप कर दिया। कोई पूछे दिखा दो, उसके बाद भी दिक्कत हो तो हमसे बोलो। तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अप्रोच हम बता रहे हैं उस अप्रोच से आप पढ़िए, पढ़िए ना पढ़िए आप समझिए, मेरा काम था बोलना, है ना। तमाम गार्जियंस को भी हम बोल देते हैं, खास के बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, कि अगर आपका बच्चा बायोलॉजी लिया है तो उसको मैथमेटिक्स जरूर पढ़वाएंगे, बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो उसका अप्रोच बेहतर होगा और समझ में आएगा आसानी से उसको फिजिक्स। क्योंकि ये बात तमाम स्टूडेंट अपने दिल के अंदर झांक करके देखना कि सब का कंपटीशन नहीं निकलता है तो उसके जड़ में है फिजिक्स, PHYSICS। क्यों नहीं निकलता है वो अपना देखो। फिजिक्स में खाली मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ना है, अरे औरो सब्जेक्ट ना है, औरो चैप्टर है, ठीक है। तो फिजिक्स को बढ़िया से समझने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच, फिजिक्स वाले भाई लोग अपना मेहनत करके पढ़ाते ही हैं जबरदस्त। तो अगर थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अब फिजिक्स का सिलेबस बड़ा है तो थोड़ी ना बैठ करके पढ़ाएंगे तुमको पूरा मैथमेटिक्स। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू में बहुत लोग हैं जो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, क्लियर है बात, समझ में। तो उसके लिए आप फिजिक्स अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा, अब फिजिक्स रैंक भी चलाएगा, बढ़िया रैंक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम जानते हैं जिनका बायोलॉजी में 360 में 340 तक आया है, 348 तक आया है, अब फिजिक्स में -4। अब केमिस्ट्री में भी वही हाल है, तो कहानी खत्म हो गया। अब कट ऑफ मिनिमम तो 550 600 से नीचे रहता नहीं है, 550 to 600 के बीच में अगर PMS चाहिए तो उसमें आप जाते हैं लटक। बायोलॉजी का मार्क्स देखते हैं और उसके बाद आपसे कोई पूछता है तो बायोलॉजी का मार्क्स दिखाते हैं, बाकी बताए नहीं करते हैं क्योंकि वहां नंबर आया नहीं। नंबर इसलिए नहीं आया कि आपके पास अप्रोच नहीं है, आपके पास कंसेप्ट नहीं है, आप खाली न्यूमेरिकल खेले हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाओ झांकी हिंदुस्तान की, उससे यू आर गोइंग नोवेयर। 7 साल लगा हुआ है, हर साल की भांति इस साल भी फॉर्म भरा जा रहा है, उससे नहीं कुछ होगा। हर काम करने का बस 3 मूल मंत्र है,
Once you fail, try again. Again you fail, try again. But again, if again you fail, then just quit it. Don't make a please for God's sake, don't make a mockery of yourself. एक बार फेल किए दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा फेल किए दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा फेल हुए छोड़ दो. लेकिन you will have to make it sure. आपको ये देखना पड़ेगा कि वाकई जहां जहां आप में कमी थी, जो जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा था, क्या उन टॉपिक्स पर हमने छेनी हथौड़ी मार के उसको फाइन ट्यूनिंग किया कि नहीं किया, उसको बेहतर किया कि नहीं किया. अगर उसको बेहतर कर लिया, जो प्रॉब्लम है, जहां पर त्रुटि है, जहां पे एम्बिग्यूटी है, उसको इरेडिकेट किया कि नहीं. अगर इरेडिकेट कर दिया तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा. कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आसमान से थोड़ी आता. और सबसे बड़ी बात तमाम माँ बाप के लिए, क्लियर है, तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम पेरेंट्स के लिए, बच्चों स्टूडेंट के लिए, जो भी एग्जाम देंगे, कि अगर हम जिस साल 12th का एग्जाम देते हैं, अगर थोड़ा सा हम और मेहनत कर दें तो क्या कंपटीशन नहीं निकल सकता है. उसके लिए हमको फाउंडेशन 11 12 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. थोड़ा सा एक्सप्लोर और कर देंगे तो उसी साल निकल जाएगा. और उसी साल कंपटीशन अगर निकल जाता है, तुम 17-18 साल में, तुम 19 साल में इंटर का एग्जाम देते हो, 19 साल में क्वालिफाई कर गए, 4 साल में डॉक्टर हो जाओगे, MBBS 27 साल, या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर जाओगे, 2 साल और पीजी करोगे, 26 साल में कहीं दुकान खोल के मरीज मारो आंदोलन शुरू कर दोगे, आमदनी तुम्हारा शुरू हो जाएगा, अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे, पूरे जिला में नाम रोशन हो जाएगा. कि बजाय इसके कि तुम माँ बाप को बोलो कि नहीं, असल में इस बार हमको खाली 12th देना है, खाली 12th, बड़ी भारी है सिलेबस मम्मी. 3 लड़का मर गया हमरे बगल वाला, काहे मरे जानते हैं? वो बोला कि इसी साल कंपटीशन भी देंगे, तो गायबे हो गया, एलियन बन गया. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, ठीक है. जो डर गया वो मर गया. हम नहीं बोलते, गब्बर सिंह बोल के गया. हम थोड़े ना बोल रहे हैं, डर के थोड़े ना कुछ होता है. डरना क्या है? तुम्हारा सिलेबस है, इतना फिल्म देखते हो, कोई फिल्म डर के, तुमको अगर हम कोई मूवी दिखा दे, बढ़िया से समझा दें, तो तुमसे उस मूवी से रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा तो नहीं बता दोगे. इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है. वैसे तुम्हारे सिलेबस का कोई चैप्टर है, तुमको अगर कोई बढ़िया से पढ़ा दे तो कोई पूछ देगा तो नहीं बता दोगे. खाली रीडिंग देके निकल जाएगा तो फंस जाएगा. हम लोग जब 11th 12th में पढ़ते थे ना, तो हमारे दोस्त लोग, कुछ लोग थे जो स्मोकिंग करते थे, सिगरेट फूंकते थे. तो एक सिगरेट था विल्स फैक्टर, विल से करके नाम है उसका, फैक्टर है कि कहा है पता नहीं. तो हम लोग कहते थे, वो कहावत है ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो हम लोग कहते थे इफ देयर इज अ विल्स यानी सिगरेट, देन देयर इज नो वे. तो रास्ता ढूंढने से मिलता है. मैथमेटिकल अप्रोच से फिजिक्स पढ़िए, और फिजिकल केमिस्ट्री बगैर फिजिक्स पढ़े हुए तो हो ही नहीं सकता. कितना सब्जेक्ट, कितना चैप्टर कॉमन है देख लो. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात अगर हम कर दें तो क्वांटम नंबर से पहले तक तो पूरा डिटेल वहां भी पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में. तो दोनों एक जगह तुम पढ़े और दोबारा उसको पढ़ लिए तो डबल कोट पेंट नंबर आ जाएगा, तो कंसेप्ट पक्का हो गया. स्टेट्स ऑफ मैटर में वही मामला है, बहुत कुछ कॉमन पढ़ना है. थर्मोडायनेमिक्स में तो पूरा कंप्लीट, काफी हद तक हिट से सिमिलरिटी है. न्यूक्लियर फिजिक्स में जो फ्यूजन फ्यूजन पढ़ रहे हो, खाली वही थोड़े पढ़ना है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है यहाँ, डिसइंटीग्रेशन सीरीज है, बहुत बहुत कुछ है पढ़ना. मैजिक नंबर है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, युकावा की थ्योरी पढ़नी, बहुत कुछ. डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, युकावा की थ्योरी, बहुत कुछ पढ़ना है. तो उस पर अगर कंठस्थ बना लिया तो उससे भी क्वेश्चन है. फिर सॉलिड स्टेट, अब ये कोई कहते कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मत पूछे, तो उन्हीं से क्वेश्चन सेट करा लो. बोलो सर दे दीजिए, वो नीट इसी साल हम लोग निकल जाएंगे. तुम्हारे सिलेबस के दायरे में ईच एंड एवरी लेटर इज इंपॉर्टेंट. You cannot, you are not in a position to decide which letter is going to be asked in the examination, because in the examination questions are being set for your rejection, not Gandhi Maidan bhar ke, but not for your selection. So you can't decide. Who the hell are you to make any decision that this is not going to be asked? इसलिए जो पढ़ेंगे आपके सिलेबस के दायरे में हर लेटर इंपॉर्टेंट है. बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि इसको ऐसा मेंटल लेवल बनाओ, ठीक है ना. क्लियर है. स्टूडेंट टीचर के पास जाता है कुछ बेहतर बनने के लिए. स्टूडेंट पहले जितना जानता था उतना ही अभी भी जानता है, तो काहे के लिए गए? घर में किसी से पढ़ लो यार, पड़ोस में किसी के पास जाके पढ़ लो. बचपन में कॉमिक्स लेके पढ़े हो ना, उसकी किताब लेके पूरा झोला बैठ जाओ, दैट इज नॉट
दैट इज नॉट गोइंग टू है मेरे हिसाब से। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बात आज पहली बार बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं तो बहुत लोग बोलते ही हैं कि सर आप फिजिक्स में घुस जाते हैं, परसों घुस के निकल गए फिजिक्स में सर, या परसों देखा कि फिजिक्स के अंदर 3 घंटा सोफा पे बैठ के चाय पी रहे थे सर। तो मैं उनको कहता हूं कि अब बगैर फिजिक्स वाले मेरे भाई लोग मैथमेटिक्स की जानकारी रखे हुए फिजिक्स पढ़ा नहीं सकते हैं, जो इस बात से वो 100% एग्री करते होंगे। और कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री हैंडल करने वाले शख्स जो अगर टीचर होंगे, एक्सपर्ट होंगे या बड़ा भाई होंगे, घरे में पढ़ा रहे होंगे, तो बगैर फिजिक्स में गए हुए उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट किया जाए कि नो मैथ नो फिजिक्स एंड नो फिजिक्स नो फिजिकल केमिस्ट्री। इसलिए जब रहना है यकीनों में तो मिलजुल के भेजवा में इसको घुसाया जाए। मेरे भेजा में घुस चुका है बहुत पहले, आप लोग भी घुसा लीजिए, लिखने से बच जाइएगा कमेंट में तो सर आप फिजिकल पढ़ाते हैं कि फिजिक्स, आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यही चीज बच्चों के अंदर भी जाना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर भी जाना चाहिए कि भैया ऐसा है कि एप्लीकेशन जब तक हम बढ़िया से नहीं जानेंगे तब तक अच्छे से उसको हम कंसेप्ट नहीं ले पाएंगे, और कंसेप्ट नहीं ले पाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ाएगा, है ना। अरे भाई कुरान शरीफ में जो चीज लिखा गया है, सॉरी अल्लाह माफ, कुरान शरीफ में जो हिदायत है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको बेहतर समझने के लिए हदीस का मुताला है ना जरूरी, तो एग्री करेंगे सब लोग। और जिंदगी गुजरने का सिलेबस क्या है, कुरान शरीफ या वेद हमारे हिंदू भाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए वो आपका वो क्या बोलते हैं बाइबल, और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो आपका वो सिख भाइयों के लिए। उसको अगर अच्छे से समझना है, बेहतर रूप से समझना है, बढ़िया से अगर उसको कहीं कोई मतलब दिक्कत हो जाता है अगर समझने में, तो हम लोग हदीस का मुताला करते हैं कि नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उसमें भी और बेहतर नहीं समझ में आया तो किसी उलमा को पकड़ते हैं, माने उलमाए दीन को, उनसे जाकर राब्ता करते हैं। तो वही सिस्टम है एजुकेशन में भी। एनसीईआरटी आपका सिलेबस है, 11th-12 का भी, कंपटीशन क्वालिफाई करने का भी एनसीईआरटी के साथ बहुत सारा रेफरेंस बुक आता है। रेफरेंस बुक से भी ना समझ में आए तो सब्जेक्ट के उलमाए इकराम जो हैं, अलग अलग टीचर फ्रेटर्निटी के भाई बंधु लोग हैं, उनसे आप समझिए। लेकिन अगर कोई टीचर फ्रेटर्निटी के भाई ये बोल रहे और एग्जाम में हमको पूछेगा कुरान शरीफ का अलग अलग सूरा, हम बोल रहे हैं कि सूर्य अखलास नहीं पूछेगा तो सूर्य रहमान नहीं पूछेगा, तो ऐसा है मौलवी के साथ क्या होना चाहिए। वैसा मौलवी का तो कुर्ता पजामा फाड़ना बनता है बहुत। समझ में आया क्या समझा है, क्लियर है। इसको इंपॉर्टेंट जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चले ठीक है, दिल का बात था, मैंने ये चीज मेंटल मैंने दिमाग में जो हमको जानता है या जो मेरा दोस्त है या जो हमसे पढ़ा है वो जानता है कि जब तक हम कोई चीज कन्विक्शन के साथ हमको सही नहीं लगता है, हम दिमाग में उसको नहीं लेते हैं। और यही चीज हम अपने स्टूडेंट के अंदर भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब तक कोई चीज तुमको अच्छे से समझ में नहीं आए दिमाग में मत लो, और तब तक डिस्कशन करते रहो जब तक कि बेहतर समझ में नहीं आए, क्योंकि डिस्कशन से ही नॉलेज मिलेगा, नॉलेज है पावर, और नॉलेज से ही काबिलियत आएगा। और बगैर डिस्कशन के नॉलेज नहीं मिल सकता। जैसे तुम दूध मैंने क्या बोलते हैं, छाली से मत करके घी निकालते हो तो वो भी डिस्कशन है। छलिया को छोड़ दोगे तो घी थोड़ी निकल जाएगा, तो उसके लिए डिस्कशन जरूरी है। और उस पर अगर मैंने हमको बुरा तो नहीं कहेंगे, छोटा भाई है की तरह है, उनकी एक बात थी तो उनको हम नहीं बोल रहे हैं। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं जो हमारे छोटे भाई हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे कि एहसान सर जो है इसको मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। यू आर माई यंगर ब्रदर, आप छोटे भाई हैं। आप तो यूं ही एक बात बोले थे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं। तो मतलब आपने कहा कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। हम इसको बाकी लोगों को, अपने स्टूडेंट को भी बता रहे हैं कि मतलब चूंकि ये अप्रोच बहुत जरूरी है, ये अप्रोच बहुत जरूरी है। ऑफलाइन टीचिंग में तो दुनिया भर का लोग बोलते ही रहता है कि सर आप जब फिजिक्स पढ़ाते, मैंने फिजिक्स वाला टॉपिक बात छेड़ते तो मन करता है एडमिशन लेंगे। वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है फिजिक्स, मैथ का एप्लीकेशन आपको पढ़ना है फिजिक्स में। जब तक आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, जब तक मैथ आपको अप्लाइड फॉर्म में नहीं अच्छे से कंठस्थ है। और वैसे ही हम फिजिकल केमिस्ट्री में हमसे कोई पूछेगा तो हम बगैर फिजिक्स में जाए बता ही नहीं सकते। और हम मतलब फिर फिजिक्स में नहीं जाएंगे तो फिर कहेंगे कि ऐसा ही होता है। ऐसा कैसे होता है? साइंस में 3 चीज है, एक है हाइपोथेसिस, ठीक है, दूसरा है थ्योरी, तीसरा है लॉ। हाइपोथेसिस का मतलब काल्पनिक, ठीक है ना, इमेजिनरी, विच हैज नथिंग टू डू विथ एनी पर्टिकुलर मतलब लॉ, ठीक है। और थ्योरी का मतलब अभी हम किसी साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसको थ्योरी बोलते हैं।
और थ्योरी जब हर तरह से तमाम लोग उससे एग्री कर जाते हैं, देन दैट थ्योरी इज एस्टैब्लिश एज अ लॉ। तो 3 चीज है। तो हम हाइपोथेसिस जहां पे पढ़ाते हैं वहां तो बोलेंगे ही कि हाइपोथेसिस है। जैसे कि साइंस में एक साइंटिस्ट है जिसको सबसे अनलकीएस्ट, सबसे क्या हिंदी में बोलते हैं, अनलकी यार, मतलब जो नहीं है उतना लकी, क्या बोले उसको, बदकिस्मत साइंटिस्ट, उसका नाम है बर्जेलियस। बर्जेलियस ने ये ओलंपियाड का एक जीके वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनलकीएस्ट साइंटिस्ट, उसका आंसर है बर्जेलियस। बर्जेलियस ने सबसे पहला काम किया कि कैटलिस्ट को डिफाइन किया, जो 9-10 जो पढ़ते हो कि कैटलिस्ट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में बगैर भाग लिए हुए, बगैर पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। अब थोड़ा सा ओस्टवाल्ड को कैटलिस्ट ढूंढ लिया जो स्लो भी करता है, 11-12 में पढ़ लेते हैं ओस्टवाल्ड का डिफिनीशन। ये कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में बगैर हिस्सा बने हुए है ना, रिएक्शन के रेट को फास्ट भी कर देता है, स्लो भी कर देता है, डिपेंड करता है कैटलिस्ट के नेचर पर, चूंकि कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है एक्शन में, स्क्रू ड्राइवर की तरह। अब फिर बर्जेलियस जो है, तुम अब अगर लॉ पढ़ते हो उसके पहले बर्जेलियस का हाइपोथेसिस था कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। और उसी को सुधार कर दिया, बस एटम को हटा के रिप्लेस करके मॉलिक्यूल लगा दिया बर्जेलियस, उसके लिए उसको मिल गया लॉ, क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार। ये सब है, तो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज बहुत सारा इधर उधर का बात हो गया, तो आज का समाचार यही समाप्त। कल वाला टॉपिक को जल्दी से रिकैप कर देते हैं। कल ब्रैग लॉ पढ़ाए थे, आज पढ़ाने वाले थे इंटरस्टिशियल वर्ड, टॉपिक का नाम भी लिख दिए थे, लेकिन अब हो गया बहुत देर, इधर उधर का बात निकल गया है ना। तो चलिए, डेली पढ़वे कीजिएगा, एक आध दिन मोटिवेशन भी हो गया। मोटिवेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, ठीक है ना, बिकॉज मोटिवेशन होल्ड्स द की टू सक्सेस। महेंद्र सिंह धोनी 2007 में 2020 वर्ल्ड कप अगर जिता पाया हमारे देश को, उसका नाम गौरव किया देश का, तो उसका रीजन था मोटिवेशन। महेंद्र सिंह धोनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ पूरे टीम को मोटिवेट कर दिया। बहुत भयानक टीम तो थी नहीं। अब जोगिंदर यादव लास्ट ओवर फेंका था, जो अभी डीएसपी है वहाँ हरियाणा में है ना, वो लास्ट ओवर फेंका था, उसके बॉल पर आउट हुआ था वो मिसबाउल। जोगिंदर यादव हमारा प्रीमियर बॉलर तो था नहीं उस वक्त टीम में, तो वो मोटिवेशन था। जोगिंदर यादव को उसने मोटिवेट किया। ये मिसबाउल हक कितना बड़ा बैट्समैन, इसका तुम खटिया खड़ा कर सकते हो। उसको डर लग रहा था कि खटिया खड़ा होगा कि नहीं होगा, उसने मोटिवेट किया। तो वो देखो खटिया, आई है बॉल, मारो खटिया में, खटिया कर दो खड़ा, तो वो आउट हो गया, वो तुम्हारा शॉट फाइन लेग पर। तो कहने का मतलब मोटिवेशन भी कभी कभी जरूरी है। चले ठीक है, तो कल बात होगी, कल पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगला लेक्चर कल होगा। आज ऐसे बतौले में चला गया, ऐसे ही बात निकल गया तो बात निकल गया। सब लोगों का शुक्रिया है ना, हमको झेलने के लिए शुक्रिया। आज सिलेबस का तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, आज डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ दूसरे चीज का। हम उम्मीद करते हैं कि जिनको मेरी बात अच्छी लगी होगी, मतलब वो अच्छे से रहें, मतलब जिनको नहीं अच्छी लगी है उनके लिए भी मेरी दुआ है, जिनको बुरी लगी है उनको भी हम दुआ देते हैं। और रात में अपनी नींद ना खराब करें, रात में तरीके से सोएं, सहरी करें, सो जाए, ठीक है। चलिए फिर खुदा हाफिज। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक यही रहेगा जो अभी ऊपर में हेडलाइन बना हुआ है, ठीक है ना। टॉपिक यही रहेगा आपका, वो क्या है, इंटरस्टिशियल वॉइड है और रेडियस रेशियो पढ़ा रहे, कुछ नहीं, बच्चा वाला चीज है। रेडियस रेशियो और इंटरस्टिशियल वॉइड 4 तरह का पढ़ना, ट्रायगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर खुदा हाफिज, गुड नाइट, नमस्ते, नमस्कार। चलिए स्टे होम, चलिए खुदा हाफिज।